नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित जैन और ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है अवार्ड्स की बात कर रहे थे, प्राइजेस की बात कर रहे थे, पुरस्कारों की बात कर रहे थे। तो उसी सीरीज़ को हम आगे चलाते हुए, उसी श्रृंखला को हम आगे चलाते हुए खेल पुरस्कारों से शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो खेल पुरस्कार की हम बात करेंगे, जो मेजर खेल पुरस्कार हैं इंडिया के अंदर बड़े बड़े, उन्हीं की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए गुरु द्रोणाचार्य। अब आपको मालूम है गुरु द्रोणाचार्य कौन है? गुरु द्रोणाचार्य वो से टीचर जिन्होंने कौरवों और पांडवों को ट्रेन किया, कौरवों और पांडवों को प्रशिक्षण दिया, ठीक है, हिंदी में। और क्या थे? गुरु थे। तो इन्हीं के नाम पे क्या बना? गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार बना। ठीक है साहब, पहला पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ये इस तरह का अवार्ड मिलता है, ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य लिखा होता है यहाँ पे साहब। ये देखिए, ये अर्जुन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो है गुरु द्रोणाचार्य इस तरह से सिखा रहे हैं आर्चरी, इसको आर्चरी बोलते हैं या फिर तीरंदाजी। ठीक है, अब देखो भारत में खेल प्रशिक्षकों को दिए जाने वाला पुरस्कार है ये। ठीक है, खेल प्रशिक्षक या कोच वगैरह जो होते हैं ना, जो आपको ट्रेनिंग देते हैं। गुड इवनिंग जी प्रशांत चौधरी। तो जिनको जो ट्रेनिंग देते हैं उनको ये अवार्ड मिलता है। ठीक है, जो प्रशिक्षण देते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़रूरी हिस्सा है, बहुत ज़रूरी समय है, वो खिलाड़ियों के प्रशिक्षण में दिया और उनको एक जो अवार्ड है या एक जो उन्होंने कोई रिकॉर्ड बनाया है, तो उस हिसाब से उनको जो मोटिवेट करने के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है साहब। अब इसकी शुरुआत कब होती है साहब? इसकी शुरुआत होती है 1985 में। कब होती है? 1985 में। ठीक है, और ये कोचों को अपने एथलीटों के प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक बढ़ाने के लिए, खुद को समर्पित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए भी दिया जाता है। तो भाई आपने किसी को कोचिंग दी, आपने किसी को क्रिकेट सिखा दिया, किसी को टेबल टेनिस सिखा दी, तो आपने सिखाई और आज आप 2 साल से उसके पास लगे हो, 3 साल से लगे हो, 4 साल से लगे हो, और वो जाके कल को ओलंपिक गोल्ड जीत के आ गया या सिल्वर जीत के आ गया, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, कोई पदक जीत के आ गया कहीं पे भी, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल खेलों में, एशियन खेलों में, कहीं भी जीत के आ गया। तो जीत के आएगा तो उसको तो बहुत पैसा मिलेगा, बहुत प्राइज मिलेंगे, बहुत उसका सम्मान होगा, लेकिन गुरु का भी सम्मान होगा। तो शिष्य से ही गुरु की पहचान है। अगर शिष्य अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो गुरु की पहचान है। तो इसीलिए गुरुओं को जो है प्रोत्साहन देने के लिए, गुरुओं को जो मतलब रिस्पेक्ट देने के लिए या सम्मान देने के लिए ये पुरस्कारों की शुरुआत करी गई। कब करी गई साहब? 1985 में करी गई। कब करी गई? 1985 में। ये याद रखना, पूछ लेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है साहब? तो देखो, पुरस्कार विजेताओं का फैसला युवा मामले खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसको MYAS बोलते हैं। MYAS क्यों बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट है ना, MYAS। देखो, युवा मामले, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स। क्या मतलब इसका? कि युवा क्या होता है? युवा का मतलब होता है यूथ, ठीक है, और खेल का मतलब होता है स्पोर्ट्स। ठीक है, खेल का मतलब क्या होता है? स्पोर्ट्स। तो हिंदी में इसका नाम हो गया युवा मामले और खेल मंत्रालय, और इंग्लिश में क्या लोगे? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ, मामले का मतलब हो गया अफेयर्स, मामले का मतलब हो गया अफेयर, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो देखो, ओलंपिक संघ भारतीय खेल प्राधिकरण और राज्य सरकारों द्वारा नामित कोचों में से चयन किया करता है। तो क्या होता है कि जो ओलंपिक संघ है, हमारा ओलंपिक संघ है या भारतीय खेल प्राधिकरण है, SAI है, या फिर राज्य सरकार है, अगर ये जो है किसी कोच का नामांकन भेजते हैं कि आप इनको अवार्ड देते हैं, तो लिस्ट भेजेंगे कि यार इनको भेज सकते हो आप। वो सारी लिस्ट आ जाएगी, फिर वो डिसाइड कर लेंगे कि भाई हाँ किसको देना चाहिए। अब देखो, पुरस्कार विजेताओं को गुरु द्रोण की कांस्य प्रतिमा मिलती है और एक प्रमाण पत्र मिलता है 10 लाख रुपए का। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने लाख रुपए मिलता है, क्या मिलता है, लेकिन अब देखो 2020 में ये दोगुना हो गया। पहले 5 था, अब 10 लाख रुपए हो गया। ठीक है, ये याद रखना कि अभी रिसेंट जो चेंज हुआ ना, ये याद रखना है, अदरवाइज याद रखने की जरूरत नहीं थी। क्या हुआ रिसेंट में? पहले 5 लाख था, 2020 में इसको बढ़ाकर क्या कर दिया? 10 लाख रुपए कर दिया। पुरस्कार की राशि कितना कर दी? 10 लाख रुपए कर दी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण, ठीक है, यहाँ पे भारतीय और जोड़ लो, भारतीय है ना, इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन IOA, इसके बारे में पढ़ा था हमने। फिर भारतीय खेल प्राधिकरण, फिर राज्य सरकार, ये नामित करते हैं, यानी ये
बताते हैं कि भाई आप इन कोचों को दे सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से एक पॉइंट और निकल के आया कि भाई 5 लाख से 10 लाख रुपए राशि को कर दिया गया है, ठीक है। अब देखो द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में दिया गया, हमने पहले पढ़ लिया, वापस पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। और सबसे पहले इस द्रोणाचार्य विजेता के कौन पुरस्कार किसको मिला, सबसे पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला गया साहब, यह देखो कुश्ती कोच भालचंद्र भास्कर भागवत थे, ठीक है, इनको मिला, ठीक है साहब। तो भागवत भी थे इनके साथ में, ठीक है, भागवत भी थे। भागवत के साथ और कौन थे, यहाँ पे कॉमन ही आएगा, सॉरी, है ना, भालचंद्र भास्कर भागवत के साथ और कौन, किसको मिला, ओम नंबियर, और इन्होंने पीटी उषा बॉक्सिंग कोच ओम प्रकाश, तो इन्होंने देखो ओम नंबियर है ना, इन्होंने पीटी उषा को ट्रेनिंग दी थी। फिर बॉक्सिंग कोच थे ओम प्रकाश भारद्वाज, ये भी उस वर्ष पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार में थे। तो पहले वर्ष 3 जनों को पुरस्कार मिला। कौन कौन से लोग थे साहब, पहला भालचंद्र भास्कर ये वाला भागवत जी, दूसरा कौन था ओम नंबियर, तीसरा कौन था ओम प्रकाश भारद्वाज, 3 जनों को मिला। अगला 2002 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला एथलेटिक कोच कौन थी, रेणु कोहली। तो महिलाओं में पहली बार ये द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने जीता साहब, रेणु कोहली ने जीता साहब। किसने जीता, रेणु कोहली ने जीता, ठीक है, रेणु कोहली ने महिलाओं में पहली बार जीता। और यहाँ पे पहली बार भालचंद भास्कर, ठीक है, पहली बार किन्होंने जीता, भालचंद भास्कर, और इनके साथ 2 जने और थे जिन्होंने अवार्ड जीता, ये पुरस्कार जीता। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं आगे 2020 की। 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार पूर्व हॉकी कप्तान और कोच को दिया गया, जूड फेलिक्स, ठीक है, इनका नाम क्या है, जूड फेलिक्स। अभी जो रिसेंटली मिला उनको क्या नाम है, जूड। तो पहला वाला आप याद रख लो भाई, पहला किसको मिला, महिलाओं में किसको मिला, और ये पुरुषों में किसको मिला, ये पता लग गया। उसके बाद अभी किसको दे रहे हैं ये लोग, क्यों दे रहे हैं, ये भी याद रख लो आप कि भाई अभी किसको दिया, जूड फेलिक्स को दिया। तो ये इन्होंने क्या था, ये पूर्व हॉकी कप्तान थे, तो इन्होंने ऑब्वियसली हॉकी में ही अपना सर्विसेज दी है। फिर पिस्टल शूटिंग कोच थे जसपाल राणा को दिया, जसपाल राणा को, एक थे जसपाल राणा। देखो अभी 2020 वाले हैं सारे, ये रिसेंटली है, 2020 के है ना। तो एक तो जसपाल राणा है, एक कौन है, जूड फेलिक्स, ठीक है। और इन्होंने बैडमिंटन कोच गौरव, तो पैरालंपिक्स में बैडमिंटन ये थे ना गौरव खन्ना, इनको दिए, ठीक है। तो ये बैडमिंटन कोच थे, तो गौरव खन्ना। फिर वुशु कोच कुलदीप हांडू। वुशु क्या होता है, वुशु कौन सा खेल है, एक मार्शल आर्ट की तरह का खेल है, मतलब जो कुंफू वो चाइनीज वाले नहीं लड़ते रहते हैं, उस तरह का कोई खेल है, ठीक है, वुशु, उसको वुशु बोलते हैं। फिर है मलखम कोच योगेश मालवीय, तो एक योगेश मालवीय हो गए। तो यहाँ पे और लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे बाकी के जो है योगेश मालवीय, ठीक है, ये 2020 के सारे योगेश मालवीय। और कौन है, कुलदीप, और कौन है, कुलदीप जी, ठीक है। और कौन है, गौरव खन्ना भी ये लिख दूँ, गौरव खन्ना, ठीक है, गौरव खन्ना। तो देखो ये कुलदीप जी थे वुशु के लिए थे, योगेश मालवीय किसके लिए थे, मलखम के लिए थे। अब मलखम कौन सा खेल होता है, मलखम वो होता है ना, डंडा होता है, उस पर वो चढ़ के करतब से दिखाते रहते हैं, उस तरह का खेल है ये मलखम, ठीक है। फिर एक शूटिंग कोच है, ये कौन है, जसपाल राणा। फिर बैडमिंटन कोच है, ये कौन है, जसपाल राणा, सॉरी जूड फेलिक्स तो थे ये हॉकी कप्तान, है ना। और पिस्टल की शूटिंग कौन थे, जसपाल राणा। और बैडमिंटन के कोच कौन है, गौरव खन्ना। तो ये है बैडमिंटन के कोच, ठीक है। और फिर 2012 में ये पुरस्कार क्यूबा में ब्लास इग्लोइस फर्नांडिस पहले विदेशी कोच थे, और अब तक द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले एकमात्र कोच हैं, ठीक है। तो फॉरेन से या विदेशी मूल के कोई इंसान ने अगर ये कोच जीता है ना पहली बार, तो ये है ब्लास इग्लोइसिस, 2012 के अंदर इन्होंने जीता, ठीक है। ब्लाग इग्लोइसिस फर्नांडिस ये पूरा नाम है इनका। तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे जो विदेशी मूल के थे, ठीक है, विदेशी कोच हैं। तो इनको अपॉइंट किया था भारत वालों ने। अब फर्नांडिस एक पूर्व बॉक्सिंग कोच थे, ठीक है। तो 1990 के अंदर इन्होंने बॉक्सिंग की सेवाएं अपनी दी थी, ठीक है। तो इनके बाद जो पदक विजेता थे इन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। तो इनके में कौन कौन से थे, विजेंद्र सिंह थे, और कौन थे, डिंगो सिंह थे, ठीक है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। विजेंद्र सिंह तो आपको मालूम है बहुत फेमस बॉक्सर है, तो ये इन्हीं के उसमें एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण जीता, ठीक है। तो ये फर्नांडिस ने ही इनको कोच किया था, ये जो थे ना इन्होंने ही इनको कोचिंग दी थी, ठीक है। अब एक फुलेला गोपीचंद है, इनके बारे में तो काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। फुलेला गोपीचंद इनके बारे में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। सानिया नेहवाल, है ना, पीवी सिंधु, ये सारे जो खिलाड़ी आते हैं, रोहिन बोपन्ना, ये सारे जो खिलाड़ी आते हैं ये यहीं से आते हैं, ठीक है। तो गोपीचंद को 2009 में, तो ये
पहले सबसे पहले इन्होंने जो मोस्ट फेमस निकाली ना वो थी साइना नेहवाल। फिर अभी जो रिसेंटली इनकी चल रही ना वो पीवी संधू है, ठीक है, याद रखना पीवी संधू है। फुलेला गोपीचंद को 2009 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, 2009 में कर दिया इनको। फिर 1999 में भी इनको एक अवार्ड मिला था, अर्जुन अवार्ड। कौन सा मिला था? अर्जुन अवार्ड मिला था। कौन सा मिला था? अर्जुन अवार्ड मिला था, ठीक है, ये रहा अर्जुन अवार्ड। तो यहाँ पे इनको 2 चीज़ मिल गई है, एक 1999 में मिली और एक 2009 में मिली, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जुन अवार्ड मिल रहा है, यहाँ पे कौन सा मिल रहा है? यहाँ पे कौन सा मिल रहा है 2009 में? बताओ जल्दी से। अभी कौन सा पुरस्कार पढ़ रहे हैं हम? द्रोणाचार्य, ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। तो महावीर सिंह फोगाट को तो आप सब जानते होंगे भाई। फुलेला गोपीचंद को फिर एक बार नहीं जानोगे, लेकिन फोगाट साहब को तब जानोगे। क्यों भाई? पिक्चर बनी थी इनके ऊपर, तो इनकी बेटियों के ऊपर पिक्चर बनी थी, इसमें इनका भी रोल था मेन। महावीर सिंह जी फोगाट, आमिर खान वाली पिक्चर है ना। तो भारत के सबसे प्रसिद्ध कुश्ती भाई बहनों के पिता के रूप में जाने जाते हैं। बबीता, गीता, ये आ गई देखो सब, गीता, ये बबीता, ठीक है। 2016 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 2016 में। तो इनका जो ये पुरस्कार दिया जाता है ना, तो ये एक्चुअली 4 साल का पीरियड देखते हैं पुराना, कि 4 साल में इन्होंने कौन सा काम किया, कौन से इन्होंने खिलाड़ी जीते, इनके जो जिनको इन्होंने कोचिंग दी, कौन से खिलाड़ी जीते। तो इनको प्रोत्साहन देने के लिए ये 4 साल का पीरियड का टाइम पीरियड देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। कब मिला साहब? 2016 में मिला, ठीक है साहब। आगे चलते हैं। अब देखो 2011 से ना भारत ने एक चीज़ और शुरू करी। द्रोणाचार्य पुरस्कार 4 साल के अंतराल में देखते थे। फिर 2011 से एक नई चीज़ शुरू करी। क्या चीज़ शुरू करी? कि भारत सरकार उन कोचों को द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड, तो इसमें एक कैटेगरी और बना दी इन्होंने। क्या बना दी सब? द्रोणाचार्य अवार्ड तो था ही, या द्रोणाचार्य पुरस्कार तो था ही, इसमें इन्होंने एक चीज़ कैटेगरी ऐड कर दी, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है? पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में, है ना। लाइफ टाइम मतलब जीवन काल में। तो इसने ना ये एक नई कैटेगरी शुरू कर दी। इसके अंदर ये क्या करते हैं? पहले 4 साल का देख रहे थे ना, अब ये 20 साल तक देखेंगे कि 20 साल में इन्होंने क्या क्या काम करे। क्या इनको ऐसा कोई काम किया है जो अवार्ड दे सके हम? भाई नॉर्मल केस में 4 साल का काम देख रहे हैं, ठीक है। 4 साल में आपने क्या किया कि कौन से पदक लेके आए आपके जो विद्यार्थी हैं या जो जिनको आपने कोचिंग दी है ना। लेकिन अब यहाँ पे एक लाइफ टाइम का देख रहे हैं कि 20 साल के अंदर आपने कोई ऐसा काम किया है, तो 20 वर्षों या उससे अधिक वर्षों की अवधि में खिलाड़ियों को उत्कृष्टता हासिल करने में मदद की हो। अब भाई कोई कोच है, उसने आज आपको कोचिंग दी और रेगुलरली वो देता जा रहा है, लेकिन बाद में पता लग रहा कि उसके जो सिखाए हुए बच्चे हैं वो आगे जाके ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका नाम नहीं आ रहा क्योंकि रिसेंट में उन्होंने उसको कोचिंग दी। उसने फिर बाद में जो वो बच्चे हैं वो किसी और से कोचिंग ले रहे हैं, मे बी स्पोर्ट्स अथॉरिटी दे रही है उनको, जो भी चीज़ है ना, तो उस कोच का नाम नहीं आता था। तो उन्होंने कहा ऐसा गलत हो रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है साहब 20 साल या उससे भी ज़्यादा से अगर कोई सर्विस में है इस तरह की तो उनको भी सम्मानित करो। तो इसीलिए अवार्ड शुरू किया गया ताकि द्रोणाचार्य अवार्ड क्या रहेगा? द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड, ठीक है। अब आगे देखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कांसे की प्रतिमा दी जाती है, वहाँ पे भी कांसे की प्रतिमा दी जा रही थी। 15 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो 2020 में इसको रिवाइज करा गया, 15 लाख रुपए कर दिए। अब देखो 2011 में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? कोच कुंतल रॉय और हॉकी कोच राजेंद्र सिंह। तो पहले कौन थे साहब? ये दोनों थे, ये याद रख लो आप बस। कुंतल रॉय और ये एथलेटिक्स के थे और ये हॉकी के थे, ठीक है। राजेंद्र सिंह थे हॉकी के, ठीक है, और ये एथलेटिक्स के, ये भी उसके थे एथलेटिक्स के, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई। तो देखो 2020 की लिस्ट आ गई है। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी में, पुरुषोत्तम राय अभी मर चुके हैं, स्वर्गीय हैं, एथलेटिक्स में। शिव सिंह को मिला मुक्केबाजी में, रोमेश पठानिया को मिला हॉकी में, कृष्ण कुमार को मिला हुड्डा कबड्डी या कबड्डी के अंदर, और भालचंद्र मुनीश्वर को मिले पावर लिफ्टिंग में। तो इस तरह से अलग अलग नाम है। नरेंद्र कुमार टेबल टेनिस में, ओम प्रकाश दहिया कुश्ती के अंदर द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड जीता है, ठीक है। तो ओम प्रकाश दहिया इन्होंने जीता है लाइफ टाइम पुरस्कार। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो एक बार, ठीक है। अब आगे लगा खेलों की बात करेंगे हम। राजीव गांधी खेल पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज हो गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो पहले ही राजीव गांधी खेल रत्न था। क्वेश्चन मेरा यह है कि अभी ये किस नाम से जाना जाता है एट प्रेजेंट? अभी रिसेंटली चेंज हुआ है इसका, हाँ, राजीव गांधी खेल रत्न। अभी मोदी जी ने चेंज किया। मार्केट में न्यूज़ भी थी, कंट्रोवर्सी भी थी, बताओ किसके नाम पर रखा हुआ है? क्वेश्चन है आपसे मेरा, मैं बता दूंगा, पहले आप बताओ। तो भारत में खिलाड़ियों को तो वो दे रहे थे हम कोच को। भाई एक आदमी जीता मेडल जीता तो सबसे पहले दिया कोच को। कोच कौन है साहब? उसको दिया हमने गुरु द्रोण पुरस्कार दे दिया। अब बात करें साहब खिलाड़ी की, खिलाड़ी को भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो खिलाड़ी को हमने दिया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है ये, सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। कब शुरू करा गया? 29 अगस्त को 1991 को शुरू हुआ साहब। तो पहले पुरस्कार किसको मिला साहब?
विश्वनाथ आनंद सबसे बड़े प्लेयर हैं, सबसे बड़े खिलाड़ी हैं शतरंज के अंदर। क्या नाम है? विश्वनाथ आनंद। हर आदमी इनका नाम जानता है सब, ठीक है, हर आदमी इनका नाम जानता है। अब देखो मेजर ध्यानचंद, यहाँ आ गया आपका आंसर। हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे, हॉकी किंग, पूर्व राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का जो नाम है, खेल पुरस्कारों का नाम है, उसका नाम किसके नाम पे कर दिया? हॉकी किंग के नाम पे कर दिया। हॉकी किंग कौन है? एक ही आदमी साहब, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त आदमी है। इनको हॉकी का जादूगर कहते थे। कहता है इनके हॉकी से ना बॉल चिपकी रहती थी, दूसरा आदमी कोई ले ही नहीं पाता था इनकी बॉल। तो कई बार इनकी हॉकी तोड़ के भी देखिएगा, ये कुछ लगा के तो नहीं आया, ये मैग्नेट टाइप का कुछ। तो ये इस तरह का, मतलब हॉकी का किंग था ये आदमी, इनके नाम पर रखी गई, ठीक है। इस पुरस्कार को भारत और विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विश्व का, ठीक है, जो 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम का सदस्य। तो इसी के कारण हम लोग क्या करें, 3 बार ओलंपिक में गोल्ड जीते, गोल्ड या कि स्वर्ण, हिंदी में स्वर्ण भी बोलते हैं इसको, ठीक है, गोल्ड 3 बार हॉकी टीम भारत की। तो भारत की हॉकी बहुत स्ट्रांग थी पहले, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, अभी कुछ भी हटती नहीं। तो ये प्लेयर जब थे ना, तब की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ रही। तो ये नाम याद रखना सब, अब नया नाम हो गया है, अब क्वेश्चन आएगा तो इस नाम से आएगा। अच्छा, इसके साथ में अभी एक पुरस्कार और है इसी नाम का, लेकिन अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये याद रखना कि नाम चेंज हुआ अभी रिसेंटली, इसलिए ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि नाम चेंज हुआ है। अब ये देखो, अब ये कौन प्रदान करता है साहब? खेल और युवा मंत्रालय। तो मैंने अभी आपको इंग्लिश में भी इसका नाम बताया था, खेल और युवा मंत्रालय। क्या था? MYAS, ठीक है। अब देखो, प्राप्तकर्ताओं को मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा चुना जाता है। तो कौन चुनता है साहब? एक समिति बिठा ली हमने कि भाई किसको चुनेंगे, समिति बिठा ली। समिति में कौन होता है साहब? और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल की अवधि, देखो मैंने वहाँ भी बताया था द्रोणाचार्य पुरस्कार में कि वहाँ 4 साल की अवधि देखते हैं नॉर्मली, फिर वो लाइफ टाइम वाले में 20 साल या उससे ज़्यादा देखते हैं। 4 साल की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। शानदार, अब भाला फेंक नीरज चोपड़ा है, उसको भी दे सकते हैं भाई, उसने फेंक दिया, गोल्ड जीत लिया, ठीक है। फिर देखो, इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति और नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये चीज़ें याद करने वाली नहीं है। आपको याद करना रखना है कि साहब देता कौन है, और 4 साल की अवधि का जो टाइम पीरियड है वो याद रखना है इस चीज़ में। फिर देखो, एक 12 सदस्यीय, अब चयन कौन करता है साहब? ये किसको दिया जाएगा? चयन कौन करता है कि भाई किसको देगा, किसको देगा? 12 सदस्य टीम है, 12 सदस्य कमेटी, एक 12 मेंबर 12 मेंबर कमेटी या 12 सदस्यीय समिति, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, इंग्लिश में यहाँ लिख रहा हूँ, जो लोग इंग्लिश समझते हैं वो यहाँ देख लीजिए। अब 12 सदस्य समिति है। ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में एक खिलाड़ी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। समझ गए? कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, ओलंपिक गेम्स, या फिर अपने एशियन गेम्स, या फिर कोई और खेल, जैसे विभिन्न खेलों में, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय जो मंच होते हैं जहाँ पे खेल होते हैं, उन खेलों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नज़र रखती है और स्टडी करती है और अपने अपने डिस्कशन करती है। 12 मेंबर की कमेटी, 12 मेंबर की समिति, ठीक है साहब। उसके बाद देखो, समिति बाद में खेल और युवा राज्य मंत्री के पास अपनी मंजूरी के लिए एक सिफारिश भेजती है। अब इन्होंने क्या करे, लिस्ट बना ली कि यार ये वाले खिलाड़ी ना, इनको प्राइज़ मिल सकता है, मिलने के चांसेस है। उन्होंने लिस्ट बना ली कि भाई संभावित ये है, ठीक है। ये फैसला ये नहीं करेगी, संभावित बता देगी कि ये है। अब ये जो है लिस्ट बना के किसको भेजती है? राज्य मंत्री को, युवा राज्य मंत्री को, के पास अपनी सिफारिशें भेजती है। अब इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता शतरंज, तो देखो यहाँ पे सिफारिश के लिए इनके पास भेज दिया मंत्री के पास। अब डिसाइड कौन करेगा भाई? सिफारिश तो आगे डिसाइड कौन करेगा? जो पॉपुलर लीडर होगा, जो हमारे द्वारा चुना गया नेता होगा, वो डिसाइड करता है। उसके बाद ये डिसाइड कर लेते हैं साहब, है ना। उसके बाद देखो, पहला प्राप्तकर्ता कौन है ऐसे पुरस्कारों का? शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे, तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया। और इन्होंने 1991-92 में अपने प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। तो 1991-92 के अंदर जब ये उस प्रदर्शन के लिए इनको सम्मानित किया गया, ठीक है, 1991-92 में जब इन्होंने किया। अब देखो 2001 में क्या हो रहा है? 2001 में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया। 18 वर्ष के थे सिर्फ, कितने? 18 वर्ष के। 18 वर्ष में क्या काम किया उन्होंने, जबरदस्त आदमी है अभिनव बिंद्रा, निशानेबाज, शूटिंग, सबसे कम उम्र के प्राप्त करता। तो ये एक फैक्ट बन गया साहब, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभिनव बिंद्रा से आप लगा लो, निशानेबाज है साहब, ये याद रखना। और कितने वर्ष में मिला इनको? 18 वर्ष में मिल गया, सबसे कम उम्र के मिला है, सबसे कम उम्र के प्राप्त करता हैं। क्वेश्चन ये पूछेंगे सबसे कम उम्र के प्राप्त करता कौन थे, ठीक है। तो आपको आंसर देना है अभिनव बिंद्रा थे। अब 1991 से 2021 तक, 1991 से लेकर 2021 तक लगभग 20 साल तक ये पुरस्कार किसको दिया गया? 20 साल या 30 साल? 30 साल।
तो ये पुरस्कार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया। तो यहाँ पे आ गया इस चीज़ सेम, राजीव गांधी का कार्यकाल है, मतलब ये इतने टाइम तक रहे थे, इतने टाइम तक जिए थे। तो यहाँ पे 1991 से 2021 तक ये पुरस्कार इनके नाम पे था, लेकिन अब इनका नाम बदल दिया। अब क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद के नाम पे हो गया। ठीक है साहब, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे लिख भी दिया हमने ये बात कि आप नोट्स पढ़ें तो आपको ध्यान रह जाए, इसलिए हमने यहाँ लिख भी दी। बताते हैं तो कई बार भूल जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग मैटर ऐड कर दिया कि भाई 6 अगस्त 2021 को डेट भी लिख दी। कई बार तारीख भी पूछ लेते हैं छोटे वाले एग्जाम्स में, तो इसलिए डेट भी लिख दी 6 अगस्त। देखो ऐसे याद रखते हो, 5 अगस्त को क्या हुआ था, 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था, आर्टिकल 370 का अब्रोगेशन हुआ था, हटा दिया था या डाइल्यूट कर दिया था, जो भी बोल सकते हो। 6 अगस्त को क्या हो गया, 2 साल बाद 2021 को नाम बदल दिया। किसका, पुरस्कार का, राजीव गांधी खेल रत्न से मेजर ध्यानचंद। तो यहाँ याद हो गया आपको, मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया, जो एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे। तो किसके खिलाड़ी थे साहब, हॉकी, जिसको नहीं मालूम है, हॉकी खिलाड़ी सबसे फेवरेट खिलाड़ी हैं, जिन्होंने व्यापक रूप से सभी समय के महानतम फील्ड हॉकी खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, और जिन्होंने कैरियर में 1000 से अधिक गोल किए हैं। ये देखो, ऐसे पूछ लेंगे आपको एग्जाम में कि भाई एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने 1000 से ज़्यादा गोल किए हैं, उसके नाम पर भारत में एक अवार्ड है, बताइए उस अवार्ड का नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखो 2020 में किसको दिया गया, 2020 में देख लो, ये साहब इनको जानते हो आप, इनको सब जानते होंगे, रोहित शर्मा जबरदस्त खिलाड़ी है। फिर देखो यार मनिका बत्रा, टेबल टेनिस, ये भी बहुत सारे गोल्ड जीत चुकी है, इसमें ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक में जीती है, इसमें राष्ट्रमंडल खेलों में और एशियन गेम्स में इनमें जीत चुकी है, ब्रॉन्ज भी जीत चुकी है। अब ये इनको तो आप जानते हो, अभी हमने पढ़ा था इनको थोड़े दिन पहले, मारियापन टी एथलेटिक्स में इन्होंने इस बार सिल्वर जीता है, रजत पदक जीता है, रजत पदक। और 2016 में इन्होंने कौन सा जीता था, स्वर्ण पदक जीता था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर। और अभी कौन सा जीता है, तो इनके पास 2 हो गए ओलंपिक के अंदर। ये ओलंपिक की बात कर रहा हूँ मैं, ओलंपिक में एक इन्होंने गोल्ड जीत लिया, एक इन्होंने सिल्वर जीत लिया, एक स्वर्ण जीत लिया, एक रजत पदक जीत लिया। एक बार फर्स्ट है, एक बार सेकंड आए, मतलब समझ गए, एक बार स्वर्ण जीता, एक बार रजत पदक जीता। ठीक है, तो इस बार इन्होंने क्या जीता है, रजत पदक जीता है। पहले क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था 2016 में और 2020 में। तो 2 बार ओलंपिक लगातार जीत चुके हैं। ठीक है, अब ये आई विनेश फोगाट, तो इनको तो आप जानते ही हो, फोगाट फैमिली से है। फोगाट फैमिली महावीर फोगाट की भाई की लड़की है ये, है ना, रेसलिंग, इन्होंने रेसलिंग में इनको, इनके कारण इनको ये अवार्ड मिला गया। फिर एक रानी रामपाल, ये हॉकी से संबंध रखती है, रानी रामपाल हॉकी से संबंध रखती है। तो यहाँ पे हमने इनके नाम भी लिखे हुए हैं और इनके जो कौन कौन से फील्ड हैं वो भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी आपको। आगे चलते हैं, तो आगे हम खेल पुरस्कार हमारे यहाँ ख़त्म हो गए, आगे हम जो है इसकी बात करेंगे, नोबेल पुरस्कारों की बात करेंगे। ठीक है, तो रोहित शर्मा, रानी रामपाल याद हो जाएंगे आपको। देखो यार, रोहित शर्मा तो आपको याद रहेगा, ये मरियंटन टी अरब, जो इसको आप याद करोगे तो इसको आप ओलंपिक में भी याद रह जाएगा, यहाँ पे भी याद रह जाएगा, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि 2 जगह इनका नाम आ रहा है। फिर विनेश फोगाट को आप याद रखते हो क्योंकि ये पिक्चर बन चुकी है उन्हीं की फैमिली से, महावीर फोगाट की फैमिली से। ठीक है, अब मोनिका बत्रा टेबल टेनिस खेलती है साहब, आप देख रहे हैं ना, इनके 1-2 मैच जाके बहुत ज़बरदस्त खेलती है, और वर्ल्ड में इनकी 62 नंबर है और भारत की नंबर 1 खिलाड़ी है। ठीक है, वर्ल्ड में इनकी 62 रैंक है, लिख देता हूँ मैं मोनिका बत्रा की, कि भाई वर्ल्ड में इनकी 62 रैंक है, 62 रैंक या पोजीशन है। मतलब जैसे आपके क्लास में रैंक होती है ना, पहला रैंक, दूसरा रैंक, आपके नंबर ज़्यादा है तो आप पहले रैंक पे आ गए, वैसे वर्ल्ड लेवल पर अगर बात करें तो इनकी 62 पोजीशन है, और इंडिया के अंदर ये पहली खिलाड़ी है, फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, बहुत बढ़िया खेलती है। फिर और कौन सा बचा है, ये सारे ये तो याद हो गए आपको। रानी रामपाल बचा, तो ये सब ये हॉकी से, रानी रामपाल कहाँ से, हॉकी से। इसी के साथ आगे देखते हैं सब, आगे बात करते हैं नोबेल पुरस्कारों की। ठीक है, नोबेल पुरस्कारों की, तो भाई नोबेल पुरस्कार तो सबसे फेमस है, तो देखो कौन कौन से एरिया में, कौन कौन से क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, इसके हमने यहाँ पे एक फ़ोटो लगा ली है। देखो पढ़े लेते हैं, फिजिक्स में, मेडिसिन में या फिजियोलॉजी में, यानी दवाइयों इस तरह की कोई चीज़, या केमिस्ट्री के अंदर, रसायन में, लिटरेचर में, साहित्य में, पीस में, शांति में, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इकोनॉमिक्स में। तो अभी बात करते हैं, तो एल्फ्रेड नोबल नाम के एक आदमी थे, उन्होंने मरते टाइम अपनी एक विल लिखी, वसीयत लिख दी कि मेरा जो पैसा है उससे आप एक ये इस तरह की संस्था बनाइए, प्राइज़ वगैरह दीजिए,
इन फील्ड में दीजिए, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स था, ये वाला फील्ड जो है ओरिजिनली नहीं था। तो ये वाला जो फील्ड है ना, देखो ये वाला ओरिजिनल नहीं था। इन्होंने 5 की, ये 5 जो है ना उनकी विल से ये 5 ही बने, ये छठा नहीं था उसमें, ठीक है। ये छठा नहीं था, ये जो छठा है ना ये नहीं था उनमें, ये बाद में ऐड हुआ। ये कब हुआ? बाद में ऐड हुआ, ठीक है। बाकी ये शुरू में ये 5 ही थे, अभी 6 हो गए, पहले 5 ही थे, ठीक है। तो इसकी फंडिंग कहीं और से आ रही है, इसकी फंडिंग कहीं और से आती है, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ठीक है साहब। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और कब दिया जाता है साहब? अक्टूबर में इनके नाम अनाउंस होते हैं। दिया कब जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो डेट याद रखते हो आप, 10 दिसंबर, ठीक है, याद आ जाएगा, ईजी याद है। पर सबसे आखिर महीना और 10वीं तारीख, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल ने 1866 में डायनामाइट का आविष्कार किया। देखो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या बात है? अल्फ्रेड जो थे हमारे ये नोबेल इनके फादर भी बेसिकली जो है ना इंजीनियर साइंटिस्ट ऐसे ही आदमी थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे बड़ा चीज़ क्या दी है दुनिया को? डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया। बम फटते ना, वो डायनामाइट आविष्कार इन्होंने किया। क्योंकि वे एक वैज्ञानिक थे, इसलिए विज्ञान के क्षेत्र में ही नोबेल शुरू किए गए, ठीक है। वो वैज्ञानिक थे, इनके फादर भी वैज्ञानिक थे, इनकी फैमिली काफ़ी वैज्ञानिक फैमिली से आती है। अब उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया और उन्हें इस बात का हमेशा डर लगा रहता था कि इसका प्रयोग युद्ध में अधिक होगा, जिससे निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। इसीलिए विश्व में शांति बनाने के लिए उन्होंने इस पुरस्कार शुरू कर दिए। अब भाई देखो क्या होता है कि किसी इंसान से कोई गलती हो जाए ना, तो वो बाद में पछताता है, उसको एहसास हो रहता है, तो वो पछताता कि यार मैंने ये चीज़ क्यों बना दी। तो जब इन्होंने ये चीज़ बना दी ना, तो बाद में पछताए कि यार ये मैं क्या कर दिया, इससे तो लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, दंगे बढ़ेंगे और लोगों का नुकसान होगा, गरीबों का नुकसान होगा। तो इसीलिए फिर इन्होंने क्या करा कि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने ये पुरस्कार शुरू करने की घोषणा करी अपनी वसीयत में। तो ये मरते मरते एक वसीयत लिख गए कि मेरे मरने के बाद मेरे सारा प्रॉपर्टी बेच के इस तरह का आप एक ट्रस्ट बनाइए और इस तरह से आप इस पुरस्कार शुरू कर दिए। तो ऐसा पुरस्कार शुरू हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंसान को एहसास हो गया कि यार मैंने बना तो दिया ये चीज़, लेकिन मैंने गलत दे दी, लोगों को देनी नहीं चाहिए थी। मैंने बता दी, मेरे को पता लग गई, लेकिन लोगों ने बताने नहीं दी, क्योंकि उनको मालूम था ये जो चीज़ है ना ये युद्ध में यूज़ होगी। तो देखो आज युद्ध में यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही ना। तो देखो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें दी जाती है, तो हमने पहले भी बात कर ली, एक बार फिर देख लो। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, शांति और साहित्य। तो पीस की स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी हुई है, मैं सही लिख देता हूँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, PEACE, ठीक है, PEACE, ठीक है। पीस मतलब शांति। तो हिंदी में नाम लिखे हुए हैं साहब, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य, ठीक है साहब। क्लियर? मैं यहाँ से मिटाता हूँ ताकि आपको इजीली हो पढ़ने में। ये हटाता हूँ, ये गलत है, स्पेलिंग ये सही है, ठीक है। इकोनॉमिक्स सही है, मैं केमिस्ट्री सबकी स्पेलिंग सही है, ठीक है। लिटरेचर मतलब साहित्य है, ये भी सही है। तो ये क्षेत्र है सब। और ये वाला क्षेत्र जो है ये बाद में शुरू करा गया। ये कब करा गया? ये इसकी वसीयत में नहीं था ये चीज़। तो पहले 5 शुरू करा गया इकोनॉमिक्स वाला, बाद में स्टार्ट किया गया, बाद में शुरू करा गया, ठीक है, बाद में शुरू करा गया, ठीक है। आगे देखो साहब, तो पुरस्कार प्रदान करने वाले निकाय। अब देखो यहाँ क्या है कि हर पुरस्कार जो है ना अलग अलग अथॉरिटी, अलग अलग निकाय जो है डिसाइड करते हैं कि किसको देना है, ये निश्चित करते हैं कि किसको देना है। तो वो भी देख लेते हैं हम। तो भौतिकी और रसायन वाले जो हैं ये कौन डिसाइड कर रहा था? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। तो ये एक संस्थान है, ये तय करती है कि ये पुरस्कार किसको दिया जाएगा, ठीक है। हर साल ये वाली संस्थान है, ये डिसाइड करेगी कि इन कैटेगरी में, इस क्लासिफिकेशन में, इस एरिया में, इस क्षेत्र में ये पुरस्कार किसको दिया जाएगा, ठीक है। ये नाम याद रख लो, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। फिर देखो चिकित्सा, शरीर क्रिया विज्ञान। तो चिकित्सा के अंदर द नोबेल असेंबली ऑफ कोरालेंसिका चिरालिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन। तो ये भी स्वीडन के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, वो ये पुरस्कार डिसाइड करता है, ये पुरस्कार निश्चय करता है कि ये किसको दिया जाना चाहिए। फिर देखो साहित्य में कौन है? स्वीडिश अकेडमी है। साहित्य में कौन है? स्वीडिश अकेडमी। अर्थशास्त्र में द बैंक ऑफ स्वीडन। द बैंक ऑफ स्वीडन। तो बैंक ऑफ स्वीडन ने ही शुरू किया था, द बैंक ऑफ स्वीडन ने ही शुरू किया। नोट, पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य करने के लिए दिए जाते थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिर्फ 5 क्षेत्र में दिए जाते थे। यहाँ पे भी बात लिखी है। अर्थशास्त्र के लिए या इकोनॉमी के लिए पुरस्कार स्वेरिजिस रिक्स बैंक है ना, ये रिक्स बैंक जो था स्वीडन का,
स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ, तो ये स्वीडन जैसे SBI, RBI, ICICI, PNB ये बैंक है ना, वैसे यहाँ पर स्वीडन में एक बैंक था, उसने अपनी 300वीं वर्षगांठ बनाई कि भाई हमको 300 साल हो गए खुले हुए। तो इस उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया, ये पुरस्कार शुरू किया। तो उसके लिए उन्होंने राशि दी। तो 1967 में इसको आरंभ किया गया और 1969 में इसको पहली बार प्रदान किया गया। ठीक है, इस अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। तो देखो इसमें एक नाम और आ जाएगा, इसका क्या आएगा साहब, नोबेल स्मृति पुरस्कार, नोबेल स्मृति पुरस्कार। ठीक है साहब, ये भी इसका नाम आ जाता है, ये भी इसका नाम आ जाता है। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज़ याद रखना, 300वीं वर्षगांठ में इन्होंने दिया। कौन सी वर्षगांठ में इन्होंने शुरू करा, 300वीं, इस बैंक की 300वीं वर्षगांठ दी। और कब से शुरू किया, 1967 से शुरू करा। फर्स्ट बार कब दिया, 1969 में दिया गया। कौन सा पुरस्कार था, 1969 में दिया गया, अर्थशास्त्र का पुरस्कार था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक मैप डाला है मैंने आपको बताने के लिए कि कहाँ पे है ये देश, नॉर्वे, स्वीडन, कहाँ पे है सब। ये है स्वीडन, स्वीडिश। ठीक है, स्वीडिश जो पढ़ो ना यही है। ठीक है, ये जो देश है, अब देखो यहाँ पे ना गल्फ ऑफ बोथनी आती है, फिर ये फिनलैंड है, ये नॉर्वे है। ठीक है, ये सब आर्कटिक देशों में आते हैं, आर्कटिक देशों में। ठीक है, फिर यहाँ डेनमार्क है, ये नॉर्थ सी है, और ये जो है ना ये एरिया, ये इंग्लैंड है इधर वाला, ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको इधर वाला, ये इंग्लैंड आ गया, यूके आ गया। फिर ये पोलैंड आ गया, इधर रशिया आ गया, ये मॉस्को आ गया, देखो यार रशिया वाला एरिया। फिर ये एस्टोनिया, लिथुविया, लातविया, बेलारूस, ये नीदरलैंड। ठीक है, फिर नीचे जर्मनी, फ्रांस, ये सब आ जाएंगे बाद में। ठीक है, तो ये एक एरिया है, इसलिए मैंने आपको मैप दिखा दिया कि आपको ध्यान रहे कि यार कौन सा देश दे रहा है, तो ये वाला इधर इसकी लोकेशन है। ठीक है, अब देखो इंडिया में कुछ नाम हमने डाले हैं जिन जिनको मिले हुए हैं ये अवार्ड, नोबेल पुरस्कार। तो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माने जाते हैं ये। तो सबसे पहले इंडिया में मिला रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में। किस क्षेत्र में मिला इनको, भाई रविंद्रनाथ टैगोर है, इनको साहित्य में मिलेगा। तो किसके लिए मिला, गीतांजलि के लिए मिला। किसके लिए मिला, गीतांजलि के लिए मिला। तो पहला याद रख लो आप, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला साहब। कब मिला, 1913 में मिला। ठीक है, तो भारत का राजधानी शिफ्ट हुई कलकत्ता से दिल्ली, कब हुई, 1912 में। तो उस बात से शायद ये खफा थे, इन्होंने गीतांजलि लिख दी, तो ये अच्छी हो गई। तो 1913 में इनको अवार्ड मिल गया साहब। तो कोई बात नहीं, राजधानी चले गई, कोई बात नहीं, हम आपको अवार्ड देते। तो इस तरह से आप कहानी बना के याद कर लो साहब, कौन सा था, साहित्य था, ये याद रह जाएगा आपको। सी वेंकटरमन, एक सेकेंड, पहला याद रख लो, ये सी वेंकटरमन, फिजिक्स भौतिकी, 1930, रमन इफेक्ट। इन्होंने एक इफेक्ट दिया था, रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव। साइंस में आप पढ़ते होंगे ना रमन इफेक्ट। ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई पढ़ लो, जाके रिवाइज कर लो, स्कूल बुक में पढ़ा होगा आपने, क्या होता है ये रमन इफेक्ट। ठीक है, फिर हरगोविंद खुराना बड़े फेमस थे ये लोग चिकित्सा के अंदर। 68 में मिला इनको, जेनेटिक कोड इन्होंने खोज की थी, जेनेटिक कोड के लिए मिला। फिर एक मदर टेरेसा तो भाई हर कोई जानता है, इनको तो भगवान जाने कितने पुरस्कार मिले हुए हैं। मेरे को लगता है इनको काफ़ी सारे पुरस्कार मिले हुए हैं, इनकी पुरस्कार तो गिनती नहीं। तो आप एक काम कर सकते हो, मदर टेरेसा का एक पेज बना लो, मदर टेरेसा। ठीक है साहब, इनको जो जो पुरस्कार मिले आप लिख लो, एक बार लिखोगे सारे पुरस्कार आपको याद हो जाएंगे। फिर उसका कुछ कोड बना लो, इस तरह से आप जो है याद रख सकते हो। इनको बहुत पुरस्कार मिले, हर जगह इनका नाम आता है। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया शांति के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर चंद्रशेखर मिला भौतिकी के लिए, चंद्रशेखर सीमा, इन्होंने सिद्धांत दिया होगा। फिर अमर्त्य सेन तो जानते हो आप, अर्थशास्त्र के थे। 1998 में इनको मिला लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र। तो लोक कल्याणकारी का मतलब होता है वेलफेयर। लोक कल्याणकारी का मतलब क्या होता है, वेलफेयर। क्या होता है, वेलफेयर, मतलब लोगों के लोक कल्याणकारी योजना या लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र किस तरह से बनाया जाए, अर्थशास्त्र को किस तरह से रखा जाए, ताकि इकोनॉमी को किस तरह से चलाया जाए, ताकि लोगों का भला हो सके, लोगों का भला हो सके। ठीक है, वेलफेयर हो सके, गरीबों का, मतलब सरकार को किस तरह की पॉलिसी अपनी चाहिए जिससे लोगों का भला हो सके। तो ये चीज़ें इन्होंने इसमें बताई थी। तो कौन थे, अमृता सेन थे। और कब मिला इनको, 1998 में मिला सब। अब है VS नायबल, इनको साहित्य के लिए मिला। फिर RK पंचौरी शांति के लिए मिला। तो 2007 में मिला, इनको ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। फिर अभी एक रिसेंटली जो इनको मिला, कैलाश सत्यार्थी। इनको तो आप जानते हो कि कैलाश सत्यार्थी को, इन्हीं के साथ एक पाकिस्तान की थी मलाला यूसुफजई, उनको भी ये अवार्ड जो है मिला हुआ, शांति के लिए मिला उनको भी। फिर रसायन के लिए मिला इनको रामकृष्णन रसायन। अब देखो, तो इसमें आप जो है ना, कैलाश सत्यार्थी, अमृता सेन, मदर टेरेसा, रविंद्र टैगोर, ये तो याद रखना। फिर ये दोनों हो जाए तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है, ये दोनों हो जाएं तो ये भी अच्छी बात है।
आगे चलते हैं। तो देखो 2019 में मिला अभिजीत बनर्जी को, किसके लिए मिला? अर्थशास्त्र फील्ड में मिला। अब गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कार नामित किया, पर एक बार भी इन्होंने इस पुरस्कार को लिए चुना नहीं किया। तो गांधी जी थे, महात्मा जी, हमारे महात्मा गांधी, उनको 5 बार नॉमिनेट किया गया। नॉमिनेशन अलग होता है, सिलेक्शन अलग होता है। भाई आप नॉमिनेट हो गए, मतलब आपका नाम चले गया, लेकिन फाइनल अवार्ड किसी और को मिल गया, मतलब आप संभावितों में थे। जैसे वो ऑस्कर में नहीं होता कि ये 5 पिक्चरें हैं, ये 5 पिक्चर संभावित में कौन सी पिक्चर अच्छी है या कौन सा इसमें एक्टर अच्छा है, तो 5 पिक्चरें दिखाते हैं, फिर उसमें से एक सेलेक्ट होता है, तो वो अवार्ड एक को मिलेगा, लेकिन नॉमिनेट 5 होते हैं। तो उसी तरह से नॉमिनेशन इनका गांधी जी का 5 बार हो गया था, पर एक भी बार उन्हें इस पुरस्कार को चुना नहीं गया। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयन करता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में, देखो मैंने बताया था ना आपको, अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं। और लेकिन ये पुरस्कार कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को। क्योंकि 10 दिसंबर क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि इसी दिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है, ठीक है, इसीलिए दिन चुना गया। और अक्टूबर में बताते हैं कि भैया आप तैयार हो जाओ, टिकट विकट कटा लो, आ जाना, इसलिए अक्टूबर में बताते हैं। अब तक केवल 2 बार ही मृत व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया। तो मृत व्यक्तियों को सिर्फ 2 बार पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। पहली बार एरी एक्लेव कॉलफ्रस्टगट को दिया गया है, 1931 में दिया गया है। और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को दिया है, डेग हैमर्सगोल्ड को दिया गया 1961 में। तो ईजी याद करना, 2 साल याद कर लो, 1931 + 30 1961 याद हो जाएंगे। और ये हैमरगोल्ड तो बड़े फेमस आदमी थे, हैमरसोल्ड तो महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के। और दूसरे थे 1931 में, इनका नाम देख लो, एरी एक्सेल कार्लफर्स्ट। तो ये 2 नाम आप याद कर सकते हैं कि इनको मरने के बाद या मरणोपरांत जो है चीज़ मिली। अब देखो 1974 में ये नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो देखो 1974 में ये नियम बना, तो ये इनको उसी के पहले मिल चुका था नोबेल पुरस्कार, इसीलिए इसके बाद आप देखते हो अब किसी को भी मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता। सी के साथ क्लियर हो गई बात। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस और शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया। देखो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये अंतर्राष्ट्रीय संघ है। क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी। आप गूगल पर सर्च करके देख लेना, रेड क्रॉस सोसाइटी। इसको 3 बार अवार्ड मिल चुका है, 3 बार। कब मिला? 1917 में मिल गया, 1944 में मिल गया और 1963 में मिल गया। तो याद करो 1917 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो यहाँ पे इसने अच्छा काम किया होगा कुछ। 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर और 1917 में कौन सा चल रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। 2 उस टाइम मिले और एक मिला 1963 के अंदर। कब मिला? 1963 के अंदर। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष लॉरेंस बेग और महिला मलूला यूसुफ। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, मलूला यूसुफजई। इनको कब मिला? 2014 में मिला इनको भी। यहाँ इनके सर पे पाकिस्तान की है, इनके सर में गोली लग गई थी, लेकिन ये बच गई और फिर इनको जो है फ़ॉरेन भेज दिया गया ठीक होने के लिए। तो वहाँ पे ये इंग्लैंड में थी, तो वहाँ पे ठीक हुई, फिर इनको ये अवार्ड भी दिया गया, ठीक है। अभी ये फ़ॉरेन में रहती है, पाकिस्तान में नहीं आई वापस। सबसे अधिक उम्र के लियोनिद हरक्विस को नोबेल पुरस्कार दिया गया। मेरे ख्याल से ये 95+ थे, 97 98 इनकी उम्र रही है। उस उम्र में इनको ये पुरस्कार मिला गया। और सबसे कम उम्र कौन किसकी थी? लॉरेन ब्रेग। पुरुष में ये थे, महिलाओं में मलाला यूसुफजई थी। ओवरऑल तो मलाला यूसुफजई है, ठीक है, ये फैक्ट है, ठीक है। अब द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, ठीक है साहब, ये एक फैक्ट है। 1940 से 42 में दिया नहीं गया। अब आगे बात करते हैं हम। तो कभी ऐसा कैंडिडेट नहीं मिलता है तो उसको इस पैसे को स्टोर कर लेते हैं, देते नहीं है। अब देखो 2020 में जो पुरस्कार दिए गए नोबेल पुरस्कार, वो किस किस को दिए गए वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है साहब। तो देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चल रहा है, ये 2020 में इनको मिला शांति के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल जाता है, इंसानों को तो मिलता ही है, इंडिविजुअल को तो मिलता ही है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला, इनको मिला विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है, कोरोना काल में विश्व में खाद्य सामग्री को वितरण करने के लिए। तो 2020 में अच्छा काम किया तो कमेटी खुश हो गई, बोले ठीक है यार इनको दे दो, तो इनको इन्होंने दे दिया। तो 2020 का शांति पुरस्कार इनको मिला। और संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के भूख से निपटने संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में, देखो हंगर या भूख, भाई देखो दिखती बात है, कोरोना से कामकाज ध्वस्त हो गया, चल नहीं रहा था किसी का, लोग भूखमरी में शिकार हो रहे थे, तो इन्होंने लोगों को खाना प्रोवाइड कराया, ठीक है। संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए काम किया। तो जहाँ पे कहीं युद्ध चल रहे हैं या कुछ इस तरह की बातें हैं, तो वहाँ पे इन्होंने शांति के लिए, बेहतर स्थिति के लिए काम किया।
और एक हथियार के रूप में भूख के उपयोग को रोकने का प्रयास के लिए प्रदान किया गया। युद्ध और संघर्ष का WFP या संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिक एजेंसी है। तो ये जो नाम है ना, देखो क्या नाम है, WFP या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो हिंदी में क्या नाम है इसका, विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए हिंदी में भी, विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है साहब। तो ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र की एक प्राथमिक, तो ये हमने एजेंसियाँ पढ़ी ली ना, संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिक एजेंसी हमने पढ़ी थी जो भूख और मिटाने के काम करती है। तो इनका मेन काम क्या है, भूख को मिटाना या हंगर से लड़ना, ठीक है, भूख मिटाना या हंगर से लड़ना, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में से एक है सतत लक्ष्य, मैंने पढ़ा था, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है सतत लक्ष्य क्या होते हैं, ठीक है, सतत लक्ष्य क्या है। तो 2030 तक ये लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड है, मतलब ये एक एम है हमारा, एक उद्देश्य है। सतत विकास के जो लक्ष्य हैं ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आते हैं। तो देखो ये इन लक्ष्यों, इनके काफ़ी सारे लक्ष्य हैं। इस लक्ष्य में से एक क्या है कि भूख से निपटना, भूख से निपटाना, कि सब आदमियों के, सब इंसानों के पास जो है सफिशिएंट अमाउंट में या सब इंसानों के पास प्रयुक्त मात्रा में जो है खाना अवेलेबल हो, ताकि वो अपनी भूख को मिटा सकें, ठीक है, भूख से किसी की मौत ना हो। तो WFP में 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों को सहायता प्रदान की। तो यहाँ पे एक डेटा लिखा हुआ है कि इन्होंने कितने देशों में कितने लोगों की सहायता करी, ठीक है। तो इसी कारण जो है इनको ये अवार्ड के लिए चुना गया और ये अवार्ड इनको दिया गया, ठीक है सर। आगे चलते हैं। भारत में 1963 में भारत काम कर रहा है, ठीक है। तो भारत के अंदर ये बताया हमने कि कौन सी इन्होंने भारत के अंदर काम किए हैं। तो ठीक है, आप एक बार ये देख लीजिएगा। तो एक बस ये जानना था कि यहाँ पे इनको अवार्ड क्यों दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं साहब। अब ये देखो, ये भौतिकी क्षेत्र में इनको मिला है, फिजिक्स क्षेत्र में रॉजर पेनरोज, रेनहर्ड गेंजल और एंड्रिया गेज। तो ये 3 जने हैं। अब इनको क्यों मिला ये देख लेते हैं बनाओ। तो भाई इनको मिला है, देखो इन 3 में से ये पेनरोज जो है ना, पेनरोज कौन है, ये पेनरोज, ये देख लो, फोटो देख लो वापिस, ये पहले वाले, ये पेनरोज, इनको ना आधी मिली है। देखो ये पूरी जैसे 100% पैसा है, जैसे 100 रुपये देने, तो 100 रुपये में से 50 रुपये तो इनको मिले और 50 रुपये इन दोनों में डिवाइड होंगे, ठीक है। यानी इनको 25-25 का शेयर मिलेगा, 25-25 का, ठीक है। 25% पैसा, 25% पैसा का शेयर इनको मिलेगा। तो देखो रॉजर पेनरोज को क्या मिला है, आधा हिस्सा मिला है, क्योंकि इन्होंने ब्लैक होल का निर्माण की सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की एक मजबूत भविष्यवाणी की है। तो इन्होंने ये प्रूफ दिया है ब्लैक होल का। फिर इनको जो दूसरे वालों को था, इनको 50% पैसा मिला है, क्योंकि इन्होंने ये ना एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की खोज की है, जिसका नाम इन्होंने सैगराइटस ए रखा है, जिसका नाम इन्होंने सैगराइटस ए लिखा है। तो ये न्यूज़ थी, तो ये न्यूज़ भी काफ़ी चर्चित थी। तो आधा पैसा इन दोनों को मिल गया। अब इस द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान 4 मिलियन गुना होता है। देखो यहाँ पे इसका ब्लैक होल का जो है, या जो काला खड्डा होता है या ब्लैक होल जिसको बोलते हैं, ब्लैक होल का जो है मास जो दिया है वो सूर्य के मास के 4 मिलियन गुना होता है, ठीक है। सूर्य के मास से 4 मिलियन टाइम्स या गुना ज़्यादा होता है, और हमारे सौरमंडल के आकार के लगभग एक क्षेत्र तक ही सीमित है। तो ये हमारे सौरमंडल में एक क्षेत्र में, बाकी दूसरे इसका एरिया दूसरी तरफ आता है, ठीक है। हमारे सौरमंडल में सिर्फ एक क्षेत्र में ही है ये। तो ये इसका कहना था। अब देखो ब्लैक होल शब्द का जो है ना, जो दिया गया है ना, ये 1960 के दशक में दिया गया। किसने दिया साहब, विज्ञानी जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर ने दिया। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को ना ये जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर ने इस शब्द को दिया, कौन सा शब्द दिया, ब्लैक होल शब्द को दिया, ठीक है। अब ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसे बिंदु को करता है जहाँ पदार्थ इतना संकुचित होता है कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनता है जिसके प्रकाश भी नहीं बहता। तो ये मतलब एक ब्लैक होल है ना, कैसे ब्लैक कलर का होल मान लो, वैसे काला सा एक आपको दिख रहा है, वो इतना वहाँ पे मतलब प्रकाश होता है ना, अगर प्रकाश भी जाएगा ना तो वापस नहीं आ पाएगा वहाँ से लौट के, इतना वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, मतलब इतना संकुचित होता है उसका एरिया, ठीक है। काला क्षेत्र ने अनुमान लगाया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ये जो नाम है ना, नाम इसी ब्लैक होल नाम, ये तो इन्होंने दिया था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ना अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में दे दिया था कि इस तरह का कुछ है, कॉन्सेप्ट है। ये 1915 के अंदर ही दे दिया गया था, 1915 के अंदर ही दे दिया गया था। मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस बात का अंदाज़ा, ब्लैक होल का अंदाज़ा है ना 1915 के अंदर ही लगा लिया। मतलब ब्लैक होल ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप कुछ भी चीज़ को दोगे, कुछ भी चीज़ भेजोगे ना उसके आसपास, तो उसको अंदर खींच लेगा गुरुत्वाकर्षण से, और उसके अंदर चले जाएगी सब चीज़, आपको पता नहीं लगेगा कहाँ गई,
और इसका मास जो है 400 मिलियन जो है सूर्य के मास से ज़्यादा है। देखो यहाँ लिखा ना 4 मिलियन, सॉरी 4 मिलियन, 400 मिलियन नहीं, 4 मिलियन, 4 मिलियन, ठीक है, 4 मिलियन ज़्यादा है सूर्य के मास से, ठीक है। और सारी चीज़ों को ये अपनी तरफ खींचता है और इसमें प्रकाश भी वापस लौट के नहीं आता। वरना क्या होता है, जैसे हमारी अर्थ से प्रकाश टकराया तो उससे वापस रिफ्लेक्ट रहता है, किसी भी एरिया से प्रकाश टकराता था उससे रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन ब्लैक होल ऐसी चीज़ है जहाँ से प्रकाश भी वापस नहीं आता है, ठीक है, ये चीज़ है। और 1915 में ये कॉन्सेप्ट जो है आइंस्टाइन ने बता दिया था और 1960 में इसका शब्द दिया ब्लैक होल, ठीक है। और आगे देखते हैं, तो यहाँ पे बता रखा कि भाई ब्लैक होल जो है 2 श्रेणियों के होते हैं, ठीक है। तो ये साइंस का पार्ट है, आप चाहो तो इनको पढ़ लो, बस मेरा ये बताना था कि यहाँ पे ये पुरस्कार इनको क्यों मिला गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो बेसिक्स हमने डाल दिए, थोड़े बहुत आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। फिर एक ये जो साहित्य के क्षेत्र में आते हैं, ये आते हैं लुइस ग्लुक। कौन आते हैं? लुइस ग्लुक, अमेरिकी कवियत्री, तो अमेरिका के हैं, नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में इनको मिला है। लुइस ग्लुक इस तरह से दिखती हैं ये। अब देखो चिकित्सा के अंदर देखो बात करते हैं, चिकित्सा के अंदर ये 3 जने हैं, देख लो फोटो, आल्टर, हार्वे जे आल्टर, माइकल हॉक्टन और चार्ल्स एम राइस, इनको मिला है साहब हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए। हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए, अब हेपेटाइटिस सी क्या होता है ये देख लो। हेपेटाइटिस सी की खोज इन्होंने आज नहीं करी, पहले कर ली थी, ठीक है। तो ये देखो हेपेटाइटिस सी का क्या है, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत यहाँ लिखा, ABCDE 5 प्रकार की होती है, ABCDE, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या खोज करी, इन्होंने इसकी खोज करी और हर साल हम 28 जुलाई को है ना हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं, हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं ताकि जो है इसके बारे में जागरूकता बढ़ा सके, ताकि जो है इसके बारे में जागरूकता बढ़ा सके, ठीक है। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी वाले को नोबेल प्राइज़ पुरस्कार मिला है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनता इसमें से। तो कौन सा वायरस के कारण होता है? हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण, हेपेटाइटिस सी के कारण होता है। और हेपेटाइटिस ए प्रदूषित पानी या भोजन से फैलता है। तो ए वाला जो वायरस है ना, इसमें 5 प्रकार के ABCDE, तो ए वाला जो वायरस है वो प्रदूषित पानी या भोजन से फैलता है और आमतौर पर रोगी का इसका दीर्घकाल तक प्रभाव नहीं दिखता, ठीक है। तो काफ़ी लंबे टाइम तक आपको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे होएगा ये। अब देखो दूसरा प्रकार जो है रक्त और शरीर तरल पदार्थों के माध्यम से प्रेषित होता है और ये बहुत समय अधिक गंभीर खतरे का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो दूसरा पदार्थ है, पहला तो प्रदूषण से, गंदे पानी से इस तरह से हो रहा है, दूसरा जो है शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से होता है और ये काफ़ी जो है भयंकर होता है। फिर हेपेटाइटिस का रूप घातक है, अन्यथा गंभीर जटिलताएं उत्पन्न होने से पहले स्वास्थ्य व्यक्ति कई वर्षों तक चुपचाप संक्रमित हो सकता है। तो ये क्या है कि कई बार जो है आपको पता नहीं चलेगा, आप बीमार पड़ जाएंगे अंदर ही अंदर और काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये शायद शो होता है। अब देखिए नोबेल प्राइज़ 2020 केमिस्ट्री में या रसायन में जो है किसने जीता है? इमैनुअल कारपेंटर, जेनिफर ए डोंडा, ठीक है, ये 2 हैं, इनको मिला है। और किसके लिए मिला? जीनोम एडिटिंग के लिए। किसके लिए मिला है? जीनोम एडिटिंग के लिए। जीनोम एडिटिंग क्या होती है? जैसे ये अपना DNA होता है ना, DNA पढ़ा होगा आपने साइंस में, इस तरह का DNA बनता है ना, तो इसको जैसे आप DNA एडिटिंग है, अब DNA में कोई प्रॉब्लम चल रही है, हेरिडिटी प्रॉब्लम है, तो DNA को काट के दूसरा DNA लगा देते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ होती है वो जीनोम एडिटिंग कहलाती है, ठीक है। तो बस आप ये याद रखिए, इनको किसके लिए मिला है? जीनोम एडिटिंग के लिए। DNA से जो हमारा जो शरीर के अंदर कोशिकाएं होती है वो बनती है, मतलब हमारे जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है ये इसके अंदर होती है। तो अगर आपके हेरिडिटी है किसी बीमारी की, किसी घर में किसी को बीमारी है, तो बीमारी कंटिन्यू होती है, तो इसको इलाज हम इस तरह से कर सकते हैं, जीनोम एडिटिंग के थ्रू कर सकते हैं। भाई ये वाला जो पोर्शन है इसमें प्रॉब्लम है तो ये काट दो, अब ये काटोगे ना तो ये ऑटोमेटिक वापस इसको रिक्रिएट करेगा। तो उस रिक्रिएट करने के टाइम पे ना ये बाहर से सही वाला जो इनपुट है वो दे देंगे। भाई किसी एक सेल है, इसमें एक इतना आपका लंबा तार है, इस तार में इतनी सी जगह में प्रॉब्लम है, तो आप क्या करो, उसको काट के नया लगा दो। तो वहाँ पे ये लोग यही करते हैं इस चीज़ के अंदर। तो जीनोम एडिटिंग का बात इसमें चलती है, CRISPR जो ये चीज़ आती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ऑक्शन थ्योरी आती है, नीलामी सिद्धांत आते हैं। तो नीलामी सिद्धांत इन लोगों ने दिया, अर्थशास्त्र के अंदर है जो ये बात करी जाती है। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी चीज़ इन्होंने दी है। तो यहाँ पे देखो मिलग्रॉन है और रॉबर्ट विल्सन है, तो दोनों USA के हैं और इन्होंने ये चीज़ दी है, नीलामी सिद्धांत या ऑक्शन वाला, है ना। अब देखो नीलामी सिद्धांत जो है इसमें ये इन्होंने क्या बताया है, थोड़ा सा हमने ब्रीफ यहाँ पे देने की कोशिश करी है। इतना डिटेल्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक बार जान लीजिए थोड़ा बिल्कुल बेसिक्स में कि यार क्या चीज़ है ये, है ना, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं हम लोग। तो नीलामी सिद्धांत जो है, नीलामियों को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कौन से नियम उन पर शासन करते हैं, बोली लगने वाले के व्यवहार कैसे होते हैं और क्या परिणाम होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मैं समझाता हूँ अभी क्या है। देखिए
वे सबसे अर्थशास्त्र के लिए नीलामी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाती है और दुर्लभ संसाधनों को आवंटित करने के लिए सबसे कुशल तंत्र है भी है। तो नीलामी क्या होती है? नीलामी जैसे सबसे बेसिक चीज़ें आप समझ सकते हो कि जैसे किसी घर की नीलामी हो रही है, किसी गाड़ी की नीलामी हो रही है कि थोड़ा बहुत पैसा आ जाए। तो देखिए आज कई तरह की नीलामी होती है। अब जैसे आप मल्टी स्टोर में गए, अब वहाँ पर भी देखो इस तरह की नीलामी हो रही है कि भाई आप ना डिस्काउंट चला रहे हो और कोई चीज़ ज़्यादा बिक रही है तो उसके डिस्काउंट फिर दाम उसके बढ़ा दिए, क्योंकि उनको पता लग गया कि यार ये चीज़ें बहुत जल्दी निकल रही है तो उसके दाम बढ़ा दिए ताकि उसकी शॉर्टेज ना हो जाए। और कोई चीज़ें वो कम बिक रही है तो उसके दाम और गिरा दिए ताकि वो निकल जाए, डेड स्टॉक ना हो। तो ये नीलामी सिद्धांत के इन्होंने इस तरह का कुछ इन्हें थ्योरी बनाई है। थ्योरी क्या है इतनी डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आप जान लीजिए कि किसने दिया है, क्या दिया है। और दुर्लभ संसाधनों का आवंटन करने में अर्थशास्त्रों के लिए मायने क्या रखती है? क्योंकि असीमित मानव आवश्यकताओं की तुलना में पृथ्वी पर संसाधनों की सीमित आपूर्ति होती है, इसलिए उन्हें केवल समाज की सबसे जरूरी जरूरतों के लिए आवंटित किया जाने की आवश्यकता होती है। तो क्या मतलब है इसका? कि भाई हमारी जो ज़रूरत है ना, हमारी जो ज़रूरत नहीं, हमारी ज़रूरत तो लिमिटेड है, लेकिन हमारी जो आशंका है ना, आशाएं वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है मतलब कोई उसका नियंत्रण नहीं है। आपको ये भी चाहिए, आपको लंबोर्गिनी भी चाहिए, आपको सारी कारें चाहिए, ठीक है, आपको नया मॉडल है वो भी चाहिए, पुराना मॉडल है वो भी चाहिए, सब चाहिए। तो आपकी आकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस धरती पे जो है ना संसाधन सीमित है। अगर हम इस तरह से उनका उपयोग करेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ भी नहीं छोड़ के जाएंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ कह रहे हैं कि आप जो है ना समाज की सबसे ज़रूरत को आवंटित करने की आवश्यकता है। मतलब जो सबसे ज़रूरी चीज़ें है ना समाज में कि यार ये तो चीज़ें बेसिक चाहिए, जैसे फूड, खाना तो सबको होना चाहिए। तो आप इन चीज़ों पे जो है आवंटन कीजिए, इन चीज़ों का बराबर आवंटन कीजिए। ये कहना चाह रहे हैं इस चीज़ के अंदर। अब देखो नीलामी का आवेदन, नीलामी आधुनिक दुनिया में लगभग हर जगह होती है। यहाँ तक कि खुदरा दुकानों में भी किराने का सामान की बिक्री में एक नीलामी पर आधारित है, क्योंकि यहाँ हालांकि एक निहित है जो बाजार की बदलती परिस्थितियों को समनियोजित करने के लिए अपेक्षाकृत धीमी है। ठीक है, पहले हर जगह नीलामी सिद्धांत लग सकता है, किराने की दुकान पर भी लग सकता है। तो ये इन्होंने नीलामी सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, अब देखो आगे और देख लेते हैं इसमें और क्या लिखा हुआ है। तो देखो ये बता रखा कि सबसे पुराना जो रूप है नीलामी का वो क्या है। ठीक है, अब पूंजीगत वस्तुओं का आवंटन अधिक परिष्कृत और स्पष्ट नीलामी तंत्र का उपयोग है। पूंजीगत वस्तुओं जैसे स्पेक्ट्रम, खनिजों का आवंटन। देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि और इसके एग्जांपल्स क्या हैं और इसके उदाहरण क्या है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो हम यूज़ करते हैं ना, ये मोबाइल की जो तरंगे वगैरह होती है, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी बैंड में ये हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम एलोकेशन। तो वहाँ पे खनिजों के आवंटन में सब जगह नीलामी हो रही है। गवर्नमेंट खनिजों का ब्लॉक्स का आवंटन नहीं करती है, भाई आप खनिज कौन निकालेगा, सब हम निकालेंगे। बोले कितना पैसा दोगे? बोले इतना पैसा देंगे। तो वो भी एक आवंटन का तरीका या नीलामी का तरीका हो गया। तो समय के साथ और अन्य वस्तुएं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उत्कर्षण, क्रेडिट, बिजली, स्थानीय कचरा इकट्ठा करने का अधिकार शामिल करने के लिए नीलामी का रूप चौड़ा हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि सब जो नीलामी का सिद्धांत है ना वो हर जगह एप्लीकेबल हो रहा है, हर जगह लागू हो रहा है और समय के साथ साथ ये जो है आगे विस्तृत होता जा रहा है। अब देखो उदाहरण के लिए सुपरमार्केट मैनेजर की इसने एग्जांपल दिया, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। ये मैंने आपको बताया था सुपरमार्केट। गुड मॉर्निंग, हेलो राजेश जी और आनंद कुमार जी, अभी बढ़िया मैम की मैसेज, गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इतने डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैटर हमने आपको दे दिया कि आप चाहो तो पढ़ सको, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। ठीक है, लेकिन आपको बस थोड़ा आइडिया लेना चाहिए नीलामी सिद्धांत क्या कहता है, इन्होंने क्या चीज़ बताई है, क्यों इनको मिल रहा है, और नाम याद कर लो। ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है हम कि 2 बार जो है किसको मिले हुए हैं, 2 बार किसको मिले हुए हैं नोबेल प्राप्त करता। देखो 1903 में किसको मिले, रेडियो सक्रियता की खोज के लिए, और 1911 में शुद्ध रेडियम रेडिएशन के निष्कर्षण के लिए। तो ये मैडम क्यूरी को मिले। फिर लिंस पॉलिंग को मिले। ठीक है, इसमें इनको मिला 1954 में और एक 1962 में। तो ये ईयर याद करने की जरूरत नहीं आपको, एक मैडम क्यूरी का याद कर लो, ये काफ़ी फेमस है, एग्जाम में क्वेश्चन आते भी रहता है। लिंस पॉलिंग यार नाम याद रख लो बस। फिर जॉन बार्डिन 1956 में मिला। ठीक है, और फिर 1972 में मिला। फिर फ्रेडरिक सेंगर फिर 1958 में मिला और 1980 में मिला। तो नाम याद कर लो एक बार आप। मैडम क्यूरी का याद कर लेना, मैडम क्यूरी का काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है। तो यही थी आज की क्लास। तो आज हम सिर्फ यही कवर कर पाए। अगली क्लास जो हमारी होगी वो बुक्स और ऑथर के उस पर होगी, किताबें और उसके लेखक के ऊपर होगी। आज की जो क्लास थी हमारी, इसमें हमने जो है सारे पुरस्कार कंप्लीट कर लिए हैं। अगली क्लास हम जो है बुक्स और ऑथर से शुरू करेंगे। धन्यवाद।